आज हम भारत के एक बहुत ही महत्वपूर्ण नए कानून पर गहराई से बात करने वाले हैं, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023। आज के डिजिटल युग में हमारा डेटा ही हमारी पहचान का एक बड़ा हिस्सा बन गया है। हम कहाँ जाते हैं, क्या खरीदते हैं, किससे बात करते हैं, ये सब कहीं ना कहीं रिकॉर्ड हो रहा है। तो सवाल ये है कि इस डेटा का मालिक कौन है और इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है। बिल्कुल। और यही वो सवाल है जिसका जवाब ये नया कानून, ये एक्ट देने की कोशिश करता है। हमारा मिशन आज इस कानून की परतों को खोलना है, खास तौर पर उन वकीलों और कानून के छात्रों के लिए जो आने वाले समय में इसके साथ बहुत काम करेंगे। ये कानून एक तरह से व्यक्तियों के अपने पर्सनल डेटा की सुरक्षा के अधिकार और दूसरी तरफ व्यापार और शासन के लिए डेटा को प्रोसेस करने की जरूरत, इन दोनों के बीच एक संतुलन बनाने का एक बहुत महत्वाकांक्षी प्रयास है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। मेरा सबसे पहला सवाल तो यही है कि ये कानून लागू किस पर होता है। क्या ये मेरे फोन में मौजूद हर एक चीज पर, मेरे पर्सनल व्हाट्सएप चैट से लेकर मेरे आधार डेटा तक, सब पर लागू होता है? जी, एक बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि यहीं से इसकी सीमाएं तय होती हैं। देखिए, कानून का जो सेक्शन 3 है वो कहता है कि ये भारत के भीतर डिजिटल पर्सनल डेटा की प्रोसेसिंग पर लागू होता है, चाहे वो डेटा शुरू में डिजिटल रूप में इकट्ठा किया गया हो या बाद में डिजिटाइज किया गया हो। और तो और ये भारत के बाहर डेटा प्रोसेसिंग पर भी लागू होता है, अगर उसका मकसद भारत में लोगों को सामान या सेवाएं देना है। अच्छा, तो मतलब अगर कोई अमेरिकी कंपनी यहाँ भारत में ग्राहकों को सेवा दे रही है तो उसे भी ये कानून मानना होगा? जी बिल्कुल। लेकिन क्या इसके कुछ अपवाद भी हैं, जैसे मेरी पर्सनल फोटो गैलरी का क्या? हाँ, और ये अपवाद बहुत महत्वपूर्ण है। ये कानून किसी व्यक्ति द्वारा पूरी तरह से व्यक्तिगत या घरेलू उद्देश्यों के लिए प्रोसेस किए गए डेटा पर लागू नहीं होता, तो आपकी पर्सनल फोटो गैलरी वो इस दायरे से बाहर है। ठीक है। और दूसरा बड़ा अपवाद है वो डेटा जो किसी व्यक्ति ने खुद सार्वजनिक किया हो। जैसे मान लीजिए कोई ब्लॉगर अपने ब्लॉग पर अपने बारे में कुछ लिखता है या कोई सोशल मीडिया पर पब्लिक पोस्ट डालता है, तो उस डेटा पर यह कानून लागू नहीं होगा। ठीक है, ये बात समझ में आई। तो ये कानून लगभग हर डिजिटल लेन देन और सेवा पर लागू होता है, पर्सनल इस्तेमाल को छोड़कर। इसका मतलब है कि इसमें कई अलग अलग किरदार शामिल होंगे, वो व्यक्ति जिसका डेटा है और वो कंपनी जो डेटा ले रही है। कानून इन किरदारों को कैसे परिभाषित करता है? मुझे हमेशा ये डेटा फिड्यूशरी शब्द थोड़ा अलग और दिलचस्प लगता है। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। सेक्शन 2 में इन किरदारों को बहुत स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है। सबसे पहले है डेटा प्रिंसिपल, यानी वो व्यक्ति जिससे डेटा संबंधित है। हम और आप। हाँ, हम और आप। फिर आता है डेटा फिड्यूशरी। ये कोई भी हो सकता है, एक व्यक्ति, एक कंपनी, सरकार, जो ये तय करता है कि डेटा क्यों और कैसे प्रोसेस किया जाएगा। और ये जो फिड्यूशरी शब्द है, ये मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगता है। कानून बनाने वाले इसे डेटा कंट्रोलर भी तो कह सकते थे, जैसा यूरोप की जीडीपीआर में है। लेकिन फिड्यूशरी एक बहुत वजनदार कानूनी शब्द है। ये सिर्फ नियंत्रण की बात नहीं करता, बल्कि एक भरोसे और जिम्मेदारी की बात करता है ना? बिल्कुल सही। ये इस कानून के सबसे बड़े वैचारिक बदलावों में से एक है। फिड्यूशरी शब्द का इस्तेमाल डेटा इकट्ठा करने वाली संस्था पर एक ट्रस्टी या संरक्षक जैसी जिम्मेदारी डालता है, जिसकी पहली वफादारी डेटा प्रिंसिपल के प्रति होनी चाहिए। अब डेटा सिर्फ एक संपत्ति नहीं है जिसे आप जैसे चाहें इस्तेमाल करें, बल्कि एक अमानत है। ये सिर्फ कानूनी अनुपालन से बढ़कर एक नैतिक जिम्मेदारी की ओर इशारा करता है। और हाँ, एक तीसरा किरदार भी है, डेटा प्रोसेसर, जो फिड्यूशरी की तरफ से डेटा प्रोसेस करता है, जैसे कोई क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर। तो अब जब किरदार तय हो गए हैं, तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि कोई डेटा फिड्यूशरी, मान लीजिए कोई ई-कॉमर्स कंपनी, मेरा डेटा कब और कैसे इस्तेमाल कर सकती है? इसके लिए क्या नियम बनाए गए हैं? इसके लिए कानून में 2 मुख्य आधार दिए गए हैं, जैसा कि सेक्शन 4 में बताया गया है। डेटा को केवल एक कानूनी उद्देश्य के लिए प्रोसेस किया जा सकता है। पहला और सबसे महत्वपूर्ण आधार है सहमति, मतलब कंसेंट। कंसेंट? जब डेटा प्रिंसिपल ने किसी खास उद्देश्य के लिए अपनी स्पष्ट सहमति दी हो। और दूसरा आधार है कुछ वैध उपयोग या सर्टेन लेजिटिमेट यूजेस, जहां कुछ खास परिस्थितियों में सहमति की जरूरत नहीं होती। मुझे लगता है इस सहमति वाले हिस्से पर सबसे ज्यादा बहस और शायद मुकदमे भी होंगे। हम सबने अनगिनत बार आई अग्री बटन पर बिना नियम और शर्तें पढ़े क्लिक किया है। क्या ये कानून उस क्लिक रैप संस्कृति को बदल देगा? इस कानून के तहत सहमति का मतलब क्या है? ये उसी संस्कृति को बदलने की कोशिश है। सेक्शन 6 के मुताबिक सहमति अब सिर्फ एक चेकबॉक्स पर टिक करना नहीं है। इसे स्वतंत्र, विशिष्ट, सूचित, बिना शर्त और एक स्पष्ट सकारात्मक कार्रवाई के साथ दिया जाना चाहिए। अच्छा। इसका मतलब है कि फिड्यूशरी को आपको साफ साफ और सरल भाषा में बताना होगा कि वे आपका कौन सा डेटा ले रहे हैं, किस लिए ले रहे हैं और आप अपनी सहमति कैसे वापस ले सकते हैं। और ये जानकारी अंग्रेजी या संविधान की 8वीं अनुसूची में दी गई किसी भी भाषा में होनी चाहिए। और सहमति वापस लेने की प्रक्रिया के बारे में क्या? अक्सर किसी सेवा के लिए साइन अप करना तो आसान होता है, लेकिन अकाउंट डिलीट करना लगभग नामुमकिन बना दिया जाता है। कानून इस बात पर बहुत जोर देता है। सहमति वापस लेना उतना ही आसान होना चाहिए जितना देना था। अच्छा। अगर आपने एक क्लिक से सहमति दी थी, तो उसे वापस लेने की प्रक्रिया भी उतनी ही सरल होनी चाहिए। एक बार सहमति वापस ले ली गई, तो फिड्यूशरी को उस उद्देश्य के लिए डेटा प्रोसेसिंग बंद करनी होगी। ये सब सुनने में तो उपभोक्ता के लिए बहुत अच्छा लगता है, पर क्या ये छोटे व्यवसायों या स्टार्टअप्स के लिए एक बहुत बड़ा बोझ नहीं होगा? हर चीज के लिए इतनी विस्तृत सहमति लेना, उसका रिकॉर्ड रखना और फिर उसे मैनेज करना, क्या इससे इनोवेशन की रफ्तार धीमी पड़ सकती है? ये एक बहुत ही जायज चिंता है और इस पर काफी बहस भी हुई है।
अनुपालन यानी कंप्लायंस का बोझ निश्चित रूप से बढ़ेगा, खासकर छोटी कंपनियों के लिए जिनके पास बड़ी कानूनी टीमें नहीं होती। सरकार को नियम बनाते समय इस बात का ध्यान रखना होगा कि प्रक्रियाएं इतनी जटिल ना हो जाएं कि वे इनोवेशन में बाधा बने। लेकिन कानून का इरादा एक ऐसा इकोसिस्टम बनाना है जहां भरोसा हो, और लंबे समय में जो कंपनियां लोगों के डेटा का सम्मान करेंगी उन्हीं पर ग्राहक ज्यादा भरोसा करेंगे। भरोसे की बात आई है तो फिड्यूशरी के और क्या कर्तव्य है? मान लीजिए सहमति ले ली गई, लेकिन फिर कंपनी का सर्वर हैक हो गया और मेरा डेटा लीक हो गया, तब क्या? ऐसी स्थिति के लिए सेक्शन 8 में डेटा फिड्यूशरी के कई कर्तव्य बताए गए हैं। उन्हें डेटा की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करनी होगी, और सबसे महत्वपूर्ण, उन्हें डेटा को सुरक्षित रखने के लिए उचित सुरक्षा उपाय करने होंगे। और अगर कोई ब्रीच हो जाए तो? हाँ, अगर कोई व्यक्तिगत डेटा उल्लंघन मतलब पर्सनल डेटा ब्रीच होता है तो उन्हें इसकी सूचना डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड और हर प्रभावित डेटा प्रिंसिपल को देनी होगी। हर प्रभावित व्यक्ति को? जी हाँ, हर प्रभावित व्यक्ति को। अब कंपनियां डेटा ब्रीच को छिपा नहीं पाएंगी। और डेटा को हमेशा के लिए रखने के बारे में क्या? मैंने 5 साल पहले किसी वेबसाइट पर अकाउंट बनाया था जिसे मैं अब इस्तेमाल नहीं करती। क्या उन्हें मेरा डेटा मिटाना होगा? हाँ, इसे उद्देश्य सीमा या पर्पस लिमिटेशन का सिद्धांत कहते हैं। जैसे ही वो उद्देश्य पूरा हो जाता है जिसके लिए डेटा लिया गया था, फिड्यूशरी को उसे मिटा देना चाहिए। जब तक कि किसी और कानून के तहत उसे रखना जरूरी ना हो। आपका उदाहरण बिल्कुल सही है। अगर आपने किसी जॉब पोर्टल पर सीवी डाला था और अब आपको उसकी जरूरत नहीं है, तो आपके अनुरोध पर उन्हें उसे मिटाना होगा। लेकिन एक बैंक आपके खाता बंद होने के बाद भी कई सालों तक आपका रिकॉर्ड रखेगा, क्योंकि आरबीआई के नियम ऐसा करने को कहते हैं। सही है। चलिए अब सिक्के के दूसरे पहलू पर आते हैं। कंपनियों की जिम्मेदारियों की बात हो गई, अब बात करते हैं एक आम इंसान यानी डेटा प्रिंसिपल के अधिकारों की। इस कानून ने हमें कौन से नए अधिकार दिए हैं? अध्याय 3 यानी चैप्टर 3 इस कानून का दिल है, जो डेटा प्रिंसिपल को कई ठोस अधिकार देता है। पहला है सेक्शन 11 में जानकारी तक पहुंच का अधिकार। आप किसी भी फिड्यूशरी से पूछ सकते हैं कि उनके पास आपका कौन कौन सा डेटा है, वे उसे कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं और किस किस के साथ साझा किया है। और अगर उस जानकारी में कोई गलती हो तो? मान लीजिए मेरे पते या जन्मतिथि में कोई त्रुटि है। उसके लिए सेक्शन 12 में सुधार और मिटाने का अधिकार है। आप अपने गलत डेटा को सही करा सकते हैं, अधूरे डेटा को पूरा करा सकते हैं, और जैसा हमने पहले चर्चा की, कुछ शर्तों के साथ डेटा को मिटाने का अनुरोध भी कर सकते हैं। ये एक तरह का भूल जाने का अधिकार हुआ? हाँ, एक तरह से। हालांकि ये असीमित नहीं है। ये जो मिटाने का अधिकार है, सुनने में तो बहुत सीधा लगता है, पर मुझे लगता है कि असल में यहीं सबसे ज्यादा कानूनी पेच फंसेंगे, नहीं? कहाँ एक व्यक्ति का अधिकार खत्म होता है और कहाँ एक बैंक का कानूनी दायित्व शुरू होता है। अदालतें और डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड आने वाले सालों में इसी बारीक रेखा को तय करेंगे। ये वकीलों के लिए एक बहुत ही दिलचस्प क्षेत्र होने वाला है। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। यहीं पर कानून की व्याख्या और संतुलन का असली परीक्षण होगा। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण अधिकार है सेक्शन 13 में शिकायत निवारण का अधिकार। हर फिड्यूशरी को आपको शिकायत दर्ज करने का एक आसान तरीका देना होगा, और कानून कहता है कि आपको पहले कंपनी से शिकायत करनी होगी, और अगर वहां समाधान नहीं होता तब आप डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड के पास जा सकते हैं। ये एक बहुत ही व्यावहारिक प्रक्रिया लगती है। एक और अधिकार है जो मुझे काफी अनोखा लगा, सेक्शन 14 में नामांकित करने का अधिकार। हाँ, ये एक बहुत ही दूरदर्शी प्रावधान है। ये आपको अधिकार देता है कि आप अपनी मृत्यु या अक्षमता की स्थिति में अपने इन अधिकारों का प्रयोग करने के लिए किसी और व्यक्ति को नामांकित कर सकते हैं। अच्छा, जैसे बैंक खाते में नॉमिनी बनाते हैं। जी बिल्कुल वैसे ही। ये भी दिलचस्प है कि कानून सिर्फ अधिकारों की ही बात नहीं करता, बल्कि सेक्शन 15 में डेटा प्रिंसिपल के कुछ कर्तव्यों का भी उल्लेख करता है, जैसे कि झूठी या ओछी शिकायतें दर्ज न करना। हाँ, और ये संतुलन के लिए बहुत जरूरी है। ये सुनिश्चित करता है कि इन शक्तिशाली अधिकारों का दुरुपयोग ना हो। कानून कहता है कि आप किसी और का रूप धारण नहीं कर सकते, गलत जानकारी नहीं दे सकते और सिस्टम को परेशान करने के लिए शिकायतें दर्ज नहीं कर सकते। यह अधिकारों और जिम्मेदारियों के बीच एक तालमेल बनाता है। तो संक्षेप में कहें तो डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट स्पष्ट भूमिकाएं देता है। प्रिंसिपल फिड्यूशरी डेटा प्रोसेसिंग के लिए कड़े नियम देता है जिसमें सहमति राजा है, और व्यक्तियों को अपने डेटा पर नियंत्रण के लिए अधिकारों का एक पूरा सेट प्रदान करता है। यह निश्चित रूप से एक बुनियादी बदलाव है। तो इस सब का बड़ा मतलब क्या है? इसका मतलब है कि भारत अब डेटा गवर्नेंस के एक नए युग में प्रवेश कर चुका है। अब तक यहाँ एक तरह का वाइल्ड वेस्ट था जहाँ नियम स्पष्ट नहीं थे। अब एक संरचित ढांचा है। भारतीय डेटा संरक्षण बोर्ड यानी डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया की स्थापना एक शक्तिशाली प्रवर्तन तंत्र के रूप में की गई है जो भारी जुर्माना लगा सकता है। लेकिन इस कानून की असली परीक्षा इसके कार्यान्वयन में होगी। ये देखना होगा कि कंपनियां इसे सिर्फ एक और अनुपालन के बोझ के रूप में देखती हैं या अपनी कार्यप्रणाली के मूल में भरोसे और पारदर्शिता को अपनाती हैं। ये अधिनियम गोपनीयता के व्यक्तिगत अधिकार और इनोवेशन और शासन की जरूरतों के बीच एक रस्सी पर चलने जैसा है। जैसे जैसे ये कानून लागू होगा, हमें पता चलेगा कि ये संतुलन कितना सद पाता है। पर एक सवाल जो मेरे मन में आता है वो यह है कि क्या ये कानून आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के दौर के लिए पूरी तरह से तैयार है, जहां डेटा को ऐसे तरीकों से इस्तेमाल किया जाता है जिनके बारे में सहमति देते समय शायद सोचा भी नहीं गया हो। ये एक ऐसा क्षेत्र है जिस पर भविष्य में निश्चित रूप से और विचार करने की जरूरत हो।